हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर पैरेलल में रखे गए हैं, उसमें कैसा फोर्स लगेगा ये हम आज बात करेंगे। देखिए, ये टॉपिक कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन आता है इससे कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर को हम पास पास रख देंगे तो किस टाइप का फोर्स उसमें लगेगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे और कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, प्री के लिए भी देखा जाता है क्वेश्चन और मेंस के लिए भी देखा जाता है। तो अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देखिए, फिर आप एक सीरीज में अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए जाइए। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कस करेंगे फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना फोर्स लगता है। तो टॉपिक है, देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, हमारे पास दो कंडक्टर है। तो ये मैं फर्स्ट कंडक्टर देखिए ड्रॉ कर ले रही हूं, फर्स्ट कंडक्टर में ड्रॉ कर ले रही हूं और उसके पास में हम लोग एक और कंडक्टर रख देते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो एक दूसरे के पैरेलल में ये रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। सो दिस इज द कंडक्टर 1 एंड दिस इज आवर कंडक्टर 2। ठीक है, ये हमारा पहला कंडक्टर हो गया, दूसरा कंडक्टर हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल में रखा गया है। सपोज इसमें से हमारा करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें से हमारा करंट I2 फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेंगे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये D है, या फिर कई बार R भी लिखा रहता है, कई बुक में R भी लिखा रहता है, R और D। ये डायमीटर नहीं है, देखिए ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ठीक है, दोनों कंडक्टर के बीच का ये डिस्टेंस है हमारा। तो इसे कई बुक में नॉर्मल ये ऐसे भी शो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से भी ऐसे शो किया जाता है। देखिए ऐसे, ये हमारा हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस D एंड यहां से करंट हो जाएगा हमारा I1 एंड ये हो जाएगा I2। तो हम क्या बोलेंगे, जब भी दो कंडक्टर हैं, कंसिडर टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, carry currents I1 and I2 respectively। ठीक है, I1 और I2 करंट रिस्पेक्टिवली, कंडक्टर 1 में I1 करंट है, कंडक्टर 2 में I2 करंट है। सपोज इस रीजन को हम P बोलेंगे एंड इस रीजन को हम Q बोलेंगे। तो यहां पर क्या होता है, देखिए, अगर दो कंडक्टर अगल बगल रखे गए हैं तो ऑब्वियस वहां पर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होगा हमारे कंडक्टर में। तो हम लिखेंगे देन अ मैकेनिकल फोर्स विल बी exerted। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना है। इसी फोर्स जो लग रहा है, इसी फोर्स का हमें नेचर कैलकुलेट करना है, नेचर कैसा होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, और अगर कन्वेंशनल है तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द फोर्स बिटवीन द, या फिर कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपको दो डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको ये शो करना है कि हम लोगों का दो कंडक्टर है जिसमें कि I1 एंड I2 करंट रिस्पेक्टिवली फ्लो हो रहा है और दे आर केप्ट D डिस्टेंस अपार्ट। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा D है। ठीक है, इतना आपको पहले शो करना है।
इतना अगर आप शो किए हैं, उसके बाद हम लोग दो कंडीशन लेंगे। देखिए, दो कंडीशन इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है, इसमें सपोज करंट दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में एक बार करंट फ्लो होगा। दूसरा केस ये होगा कि एक में हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दूसरे में हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी कि दोनों कंडक्टर में ऑपोजिट क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये भी कंडीशन हो सकती है, इसलिए हम दो केस देखिए डिस्कस करेंगे। पहला हमारा केस होगा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होना, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो फिर क्या होगा, तो ये इतना आप नोट डाउन करिए। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, पहला करंट इन सेम डायरेक्शन। करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तब क्या होगा, उस केस में फोर्स का नेचर क्या होगा, वही चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए I1 एंड I2 सेम डायरेक्शन में लिए हैं, दो कंडक्टर है हमारा। यहां पर मैं क्या कर रही हूं, दोनों ही नेचर सेम है, यानी कि एक कंडक्टर में अगर क्रॉस हो रहा है, हमारा क्रॉस आ रहा है कंडक्टर का डायरेक्शन, अगर इसमें भी क्रॉस आएगा तो हम कहेंगे दोनों ही सेम डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का जरूरत पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए राइट हैंड थंब रूल ये होता है हमारा, ये हमें क्या करना है, राइट हैंड का थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और हमारा जो कर्ल रहता है फिंगर का वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया थंब और हमारा कर्ल ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। थंब जो भी है ये समझना इंपॉर्टेंट है कि थंब क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड हमारा जो कर्ल देखिए रिप्रेजेंट करता है, कर्ल हमारा शो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। कर्ल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स और फील्ड। अगर ये देखिए, अगर हमारा यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, देखिए अगर हमारा ये पॉइंट है, देखिए थंब आउट ऑफ द पेपर है या फिर आउट ऑफ द बोर्ड है, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, डॉट दिखाई देगा। डॉट देखेंगे यहां से तो डॉट दिखाई देगा, और डॉट में ये हमारा जो कर्ल है वो कहाँ शो करेगा, ये कर्ल हमारा देखिए एंटी क्लॉकवाइज में दिखाई देगा आपको। जब आप अपना राइट हैंड निकालेंगे, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और हमारा जो कर्ल है फिंगर्स का वो देखिए कैसे है, फ्लक्स लाइन को बताएगा, और ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी जो चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो पहला केस हमारा होता है डॉट, इसमें हमारा ये फ्लक्स लाइन होगा, ये देखिए ये पूरा फ्लक्स लाइन शो करेगा हमारा, जिसमें हम देख रहे थे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आउट ऑफ द पेपर करंट, और थंब हमारा कर्ल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि हमारे घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लक्स लाइन होगा। तो इसे मैं बोलूंगी करंट आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड भी आप बोल सकते हैं। ये पहला होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। उसके बाद एक ऐसा केस होता है जब ये पॉइंट करेगा इनसाइड द बोर्ड या फिर इनसाइड द पेपर,
तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्रॉस दिखाई देगा, इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो कर्ल है वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, देखिए कर्ल हमारा हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में हमारा फिंगर्स मूव कर रहा है, यानी कि फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो ये केस हो जाएगा क्रॉस का, और ये हमारा हो गया फ्लक्स लाइन, ये हमारा हो गया फ्लक्स लाइन, जिसका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इसको आप क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। इसे हम बोलेंगे करंट गोइंग इनसाइड द पेपर, और बोर्ड भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया, ये दो कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल का पूरा डिस्कशन है, इसे आप पॉइंट वाइज अपने में लिख सकते हैं कि जो हमारा थंब है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, कर्ल रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फील्ड को, और स्ट्रेच दी थंब और कर्ल हम लोगों को बता सकते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन है राइट हैंड थंब रूल का। क्योंकि आप यहाँ डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो इस फोर्स कैलकुलेशन में आपको ये भी बताना जरूरी है राइट हैंड थंब रूल। अब आइए, अब हमें क्या करना है, करंट को सेम डायरेक्शन में लेना है, सेम डायरेक्शन में लेना है, यानी कि अगर एक कंडक्टर का हमारा करंट क्रॉस आ रहा है तो दूसरे का भी हमारा क्रॉस आना चाहिए, या फिर अगर आप एक डॉट ले रहे हैं तो दूसरे का भी आना चाहिए डॉट। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कंसिडर करते हैं क्रॉस। तो क्रॉस में देखिए यहाँ पर फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो इसे हम शो कर देते हैं, ये देखिए ये पहले कंडक्टर के लिए हो गया फ्लक्स लाइन, सिमिलरली ये दूसरे कंडक्टर के लिए हो जाएगा आपका फ्लक्स लाइन। देखिए ठीक है, एक ज्यादा ले ली, यहां भी एक ज्यादा ले लेते हैं। क्लॉकवाइज होगा तो इसके लिए आप क्लॉकवाइज फ्लक्स लाइन लगा लीजिए, क्लॉकवाइज है, ये हुआ क्लॉकवाइज और ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसे मैं रब कर रही हूं, यहां पर देखिए ये हमारा जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो इस केस में क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन में है, और क्रॉस हमारा आउट ऑफ द इनसाइड द पेपर शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है, यहाँ पर देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसके लिए फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसका नेचर और इसका नेचर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऑपोजिंग नेचर के हैं, इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, ठीक है, इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, यानी कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिंग नेचर के, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे को कैंसल आउट करते जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, देखिए रिजल्टेंट ये हो गया क्रॉस, ये हो गया क्रॉस, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा बनेगा, यहाँ पर फ्लक्स लाइन बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत ही कम फ्लक्स लाइन आएंगे, तो कुछ फिगर आपका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, देखिए बीच में सब कैंसल आउट होते गए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा फ्लक्स लाइन। ये आपका है रिजल्टेंट का फिगर। दोनों का जब हम रिजल्टेंट फील्ड को ऐड करेंगे तब आपका ऐसा रिजल्टेंट होगा, और डायरेक्शन कैसा होगा, देखिए इसके लिए अपवर्ड है, अपवर्ड कर लीजिए, इसके लिए यहाँ पर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कर लीजिए, ये जाएगा देखिए फ्लक्स लाइन ऐसे, तो यहाँ पर एरो ऐसे आएगा, ये फ्लक्स लाइन ऐसे आया तो यहाँ पर एरो ऐसा आया, ठीक है। बीच में खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए और कैंसल आउट करते गए एक दूसरे को। इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन देखिए यहाँ पर है, जिसे मैं कहूँगी F1, और इसके लिए देखिए फोर्स कहाँ है, इस डायरेक्शन में है F2,
F2 है। तो रिजल्टेंट का अगर मैं फोर्स डायरेक्शन देखूं तो फोर्स डायरेक्शन कैसा है, देखिए F1 यहाँ पर है, F2 हमारा है यहाँ पर, दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फोर्स एक्सर्ट जो होगा, द नेचर ऑफ द फोर्स, द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। कब होगा? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्टिव। और इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक का इस डायरेक्शन में है। अब आइए, ये क्रॉस क्रॉस का केस हुआ था, हम लोग अगर डॉट डॉट लेंगे तब क्या होगा? क्योंकि अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम डॉट वाला भी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक फर्स्ट कंडक्टर का है जिसमें हमारा डॉट आउट ऑफ द पेपर करंट आ रहा है, और इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, ये फ्लक्स लाइन हो गया। देखिए यहां पर भी ये फ्लक्स लाइन हो गया। फ्लक्स लाइन अगर डॉट है तो हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स लाइन आ रहा था, तो इसे हमें शो करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए ये शो कर दिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। इसका नेचर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो नेचर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि ये फिर से क्या है, इन ऑपोजिशन टू ईच अदर, इन ऑपोजिशन टू ईच अदर। रिजल्टेंट क्या बनेगा देख लेते हैं। रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखिए यहां पर तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते गए। ये है हमारा कंडक्टर का डायरेक्शन, डॉट डॉट। इसके लिए सेम बनेगा हम लोगों का, फिर से फिगर सेम बनेगा। देखिए ऐसा, ये हमारा फ्लक्स डायरेक्शन होगा, फ्लक्स डायरेक्शन होगा ऐसा। और इसमें फ्लक्स डायरेक्शन देखिए, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना लीजिए, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपवर्ड बना लीजिए। ये आया यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होगा, यहाँ गया ये तो डायरेक्शन इसका ऐसा होगा। इसके लिए देखिए फोर्स F1 यहाँ लग रहा है, फोर्स F2 यहाँ लग रहा है। तो फिर से जब आप देखेंगे नेचर, तो फोर्स F1 इस डायरेक्शन में है, फोर्स F2 इस डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे नेचर क्या है, फिर से अट्रैक्टिव है, फिर से ये अट्रैक्टिव है। तो ये करंट इन द सेम डायरेक्शन। अब यहां पर आप इसका थ्योरी लिख लीजिए एक लाइन में। थ्योरी आपको ये लिखना है, when two conductors are placed parallel to each other, carrying current in the same direction, carry current in the same direction, a mechanical force is exerted whose nature is as the magnetic field strength of two conductors are in opposition to each other. आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे अट्रैक्टिव नेचर का आता है और कैसे ऑपोजिंग हो जाता है। तो करंट इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
बोलेगा ये कि अगर दो कंडक्टर है पैरेलल में और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं तो उसमें नेचर क्या होगा फोर्स का, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ कैन एनी वन ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो आपको कहना है कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, इसको आप अंडरलाइन मार्क कर लीजिए यहाँ पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों होता है, क्योंकि ऑपोजिशन में हो जाते हैं। तो ये पूरा थ्योरी है हमारा सेम डायरेक्शन का करंट का। अब आते हैं हमारा सेकंड, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो ये ए था, बी आपको चेंज कर लेना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये I1 I2 ऐसा नहीं रहेगा, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये भी ऐसा नहीं रहेगा, डॉट एक क्रॉस लेंगे तो एक डॉट लेंगे। करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हम दो कंडक्टर पैरेलल में अभी भी ले रहे हैं, लेकिन अगर एक में मान लीजिए डॉट हो रहा है करंट का तो दूसरे में हमारा क्रॉस आना चाहिए, दूसरे में हमारा क्रॉस आना चाहिए। यानी कि एक कंडक्टर मान लीजिए करंट I1 इस डायरेक्शन में है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। डिस्टेंस अभी भी आपका d ही रखा गया है। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी आपका d रखा गया है। यहां पर देखिए अगर डॉट है तो फ्लक्स लाइन में ड्रॉ कर लेती हूं। ये मैंने ड्रॉ कर लिया फ्लक्स लाइन फर्स्ट कंडक्टर के लिए, और ये हो गया हमारा सेकंड कंडक्टर के लिए। क्योंकि हमारा करंट कैरी कर रहा है इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स सेटअप उसका आसपास का मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और फ्लक्स सेटअप होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। फिर से हमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ द पेपर है तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मार्क कर लीजिए फ्लक्स लाइन को। सिमिलरली ये यहाँ हो जाएगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, और यहाँ पर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये देखिए ये क्रॉस है यानी कि इनसाइड द पेपर है, इनसाइड द पेपर हमारा आता है क्लॉकवाइज, इनसाइड द पेपर हमारा आता है क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए इसके लिए हमारा क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर जो आ रहा है, फील्ड का लाइन, फ्लक्स लाइन का डायरेक्शन ये अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ, रिजल्टेंट कैसा आएगा, देखिए ये हमने डॉट लिया है तो यहाँ मैं डॉट प्लेस कर देती हूँ एज इट इज। इसके जस्ट नीचे आप ड्रॉ करिए, यहाँ पर मैंने डॉट प्लेस किया है, डॉट प्लेस कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्रॉस किया है, क्रॉस कर दिया। फ्लक्स लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये फ्लक्स लाइन हमारा ऐसा है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड होते जाएंगे और भी फ्लक्स लाइन ऐड होते जाएंगे, क्योंकि रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों ही हम अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे फ्लक्स लाइन को, ये सब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का फील्ड का डायग्राम। यहाँ पर नेचर कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि सेम नेचर के, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट आपको ऐसा दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिपल्सिव होगा, नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। ठीक है, नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। यहां बोलिए when two conductors
are placed parallel to each other, carrying current in the opposite direction. सेम तो हम लोगों ने पहले वाला कंडीशन लिया था, अभी हम ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन, a mechanical force is exerted whose nature is repulsive because the magnetic field strength increases. यहाँ पर हम लोगों का नेचर होगा रिपल्सिव, और यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा. क्वेश्चन इससे देखा जाता है रिपल्सिव नेचर का होता है जब हमारा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तब हम बोलेंगे रिपल्सिव नेचर का हमारा होता है करंट. ये पूरा बात हुआ हमारा किसका, कंसेप्ट वाला पार्ट हुआ. इससे आपको कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. अब हमें कितना फोर्स लग रहा है वो भी बताना है, कितना फोर्स आएगा. तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इतना आपको बताना है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट हेडिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर. दो कंडक्टर के बीच में हमारा कितना फोर्स लग रहा है. ये हमारा हो रहा था I1, ये हमारा हो गया I2. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है. ये रीजन हो गया P, ये रीजन हो गया P एंड ये रीजन हो गया हमारा Q. जस्ट एक हम रीजन डिफाइन कर रहे हैं. कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको हम P रीजन से डिफाइन कर दे रहे हैं और Q रीजन से हम I2 को डिफाइन कर दे रहे हैं. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का. तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, ये ऑब्वियस है दैट द टू पैरेलल कंडक्टर lie within the magnetic field of other. क्योंकि पास पास रखा गया है तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे ये, यानी कि ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा और ये कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा. क्योंकि आपस में पैरेलली प्लेस किए गए हैं आसपास, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिलेगा एक दूसरे के कंडक्टर पे. तो हम बोलेंगे इट इज ऑब्वियस दैट द टू पैरेलल कंडक्टर्स लाइज विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर कंडक्टर. ठीक है, अदर कंडक्टर. तो फ्लक्स डेंसिटी हम देख लेते हैं. फ्लक्स डेंसिटी एट Q ड्यू टू P, यानी कि इसका फ्लक्स डेंसिटी हम निकाल रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि म्यूचुअल इफेक्ट है, आसपास रखा गया है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का फील्ड एक दूसरे में आएंगे, यानी कि इसका इफेक्ट इस पे आएगा, इसका इफेक्ट इस पे आएगा. तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B से हम डिनोट करते हैं. और ये क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा म्यू I1 लेंगे क्योंकि हम इसका इफेक्ट ले रहे हैं, अपॉन में 2πD होता है. ये हमारा होता है लॉन्ग कंडक्टर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. और ये कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये अलग से टॉपिक होता है हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट. तो ये देखिए ये होता है B इज इक्वल टू म्यू I1 अपॉन 2πD, वेयर D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स. म्यू I1 अपॉन 2π में D. म्यू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट म्यू आर I1 अपॉन 2πD.
अब हमें निकालना है फोर्स ड्यू टू फोर्स इन द कंडक्टर टू, सेकेंड कंडक्टर में हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं फोर्स का, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर, सेकेंड कंडक्टर में हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। तो हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, तो देखिए फोर्स क्या हो रहा था, फोर्स F इज इक्वल टू BIL होता था, प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा करंट हो जाएगा I2। यहाँ आपको लिखना है I2 इंटू एल, I2 इंटू एल। ठीक, अब क्या करिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आपको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 से उठाइए वैल्यू और 2 में पुट कर दीजिए। उसके बाद आप बताइए यहाँ आपके फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं F इज इक्वल टू B का वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है, ये हो जाएगा देखिए म्यू नॉट म्यू आर I1, I2 देखिए ऑलरेडी प्रेजेंट है, I2 L अपॉन में 2 पाई डी। तो रिजल्टेंट क्या बना देखिए, यहां पर हमारा फाइनल फॉर्मूला यही है, इसी से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखा जाता है इस टॉपिक से। F इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर को मैं क्या लिख रही हूँ, म्यू लिख दे रही हूँ, I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी। So this is the final equation of our force, where I1 is the current of first conductor, I2 is the current of second conductor, L is the length of conductor, D is the distance between the conductor, और म्यू हमारा क्या है, म्यू हमारा है यहाँ पर परमिएबिलिटी जो मैं डिस्कस की थी आपसे पिछले क्लास में, ठीक है। ये म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। एंड म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है देखिए 4 पाई इंटू 10 पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है म्यू नॉट की वैल्यू। म्यू आर इज इक्वल टू 1 होता है एयर के लिए, हमेशा एयर के लिए म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 1। अगर ये इक्वेशन को मुझे बोलना है तो हम बोलेंगे ये मीडियम में है, इन द मीडियम। और अगर आप एयर में डिफाइन कर रहे हैं तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। कई बुक में 2 पाई आर भी लिखा रहता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो रेडियस नहीं होता है, डिस्टेंस बिटवीन दी कंडक्टर होता है। ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला फोर्स का। अब एक और कंडीशन हो सकती है कि आपका करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है। अगर सेम करंट फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, बोला जा सकता है। when same current is flowing through both the conductors, ठीक है। यहां पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I, ये हमारा अजम्पशन है, इट इज जस्ट एन अजम्पशन। देखिए इस केस में हमारा जो फाइनल इक्वेशन है 3 मानते हैं हम इसको, यहां पर हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू ले लीजिए मीडियम में, या फिर म्यू नॉट भी कंसिडर कर सकते हैं एयर में, ये हो जाएगा I स्क्वायर L अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है, 2 पाई डी। देखिए यहाँ पर हमारा फोर्स जो है वो कैसे प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको ट्रिपल स्टार मार्क करना है, इसे आप नोट पॉइंट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा रहता है हमारा फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट के कैसे प्रोपोर्शनल होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको स्टेटमेंट में, force is proportional to square of the current,
स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अब आपको एक लास्ट डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट को। 1 एम्पियर करंट को, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, दोनों ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कन्वेंशनल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है मेंस में। अब आप क्या करिए, स्पेशल कंडीशन यहां पर हम लिखते हैं, स्पेशल कंडीशन टू डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट, मान लीजिए यहां पर आपको म्यू नॉट तो पता ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर वैल्यू होती है। आप I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर कंसिडर किए हैं। ये जस्ट एक स्पेशल केस है, कंसिडर किया जा रहा है। और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर रखा गया है, यानी 1 मीटर अपार्ट रखा गया है दो कंडक्टर को। जो हमारा कंडक्टर 1 और 2 था, हम I1 और I2 करंट बोल रहे थे, उसको हम ले रहे हैं 1 एम्पियर का, और दोनों के डिस्टेंस हम लिए हैं D इक्वल टू 1 मीटर। उस केस में आप फोर्स कैलकुलेट करके बताइए कि आपका फोर्स कितना आ रहा है। म्यू नॉट I स्क्वायर L इंटू 2 पाई D, और लेंथ को भी आपको अज्यूम करना है 1 मीटर। 1 मीटर, देन फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू पुट करिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 2 पाई इंटू डी को 1 मीटर। ये जस्ट अजम्पशन है, देखिए यहाँ से आपका 1 1 1 तो सब कैंसिल है, 2 पाई और 4 पाई, देखिए तो यहाँ 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है, न्यूटन। अब आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट can be defined as the current carrying conductor placed parallel to each other at a distance of 1 meter of length 1 meter will produce or exert a force of 2 into 10⁻⁷ न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हैं अगर हम 1 एम्पियर करंट लेंगे, एक दूसरे को 1 मीटर अपार्ट रखेंगे और लेंथ हमारा हो जाएगा 1 मीटर का, तब वहां पर फोर्स लगेगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का। ये, और इसको कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है कितना फोर्स लगता है, तो आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। लास्ट में मैं कंक्लूजन लिखते जा रही हूं, देखिए ये कंक्लूजन है हमारा। अभी हमने देखा था अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। नेचर ऑफ फोर्स हम देखे थे अट्रैक्टिव हो रहा था, नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, तो हम कहेंगे नेचर ऑफ फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। सो द नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव। इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप रट के जाएंगे तो रट के आप नहीं समझ पाएंगे, भूल जाएंगे। हम जनरली क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अगर ऑपोजिट मैग्नेट के केस में अगर ऑपोजिट रखा गया है तो हम बोलते हैं अट्रैक्ट ईच अदर,
और सेम है तो सेम हम बोलते हैं रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स वहां पर अप्लाई होता है, लेकिन यहां पर जस्ट देखिए ऑपोजिट है। सेम डायरेक्शन में अगर हम करंट अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर नेचर ऑफ फोर्स होगा अट्रैक्टिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रख रहे हैं तो नेचर ऑफ फोर्स होगा रिपल्सिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। कंक्लूजन है हमारे ये पूरे डिस्कशन का, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, तो ये पूरा चीज आपको पढ़ना है, डिस्कशन करना है, फोर्स निकालना है, और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए हैं ये देखना है आपको। तो ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।